log e log 2 base e upon lambda या 0.693 upon lambda। मीन लाइफ हमने किया 1 upon lambda। फिर हमने कहा कि मीन लाइफ इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ। उसके बाद हमने किया एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन या एक्टिविटी इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। उसके बाद अब हम यहाँ पे कर रहे हैं रिडक्टिव सीरीज। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप ऑफ रिडक्टिव सीरीज है, जहाँ पे नेपच्यूनियम आप देख सकते हो, नेपच्यूनियम का जो हाफ लाइफ है वो 10 रेज़ टू पावर 6 के ऑर्डर की है, और जो अर्थ की हाफ लाइफ है, सॉरी जो अर्थ की एज है वो 10 रेज़ टू पावर आप कह सकते हो मान लो 10 या 11 है या 10 रेज़ टू पावर 11, ठीक है। तो जब अर्थ बनी होगी तो नेपच्यूनियम भी बना होगा, लेकिन 10 रेज़ टू पावर 6 ईयर्स के बाद हाफ लाइफ उसकी इतनी है, तो उतने उसके बाद वो हाफ ही बचे, और ऐसे करते करते अब तक जो है नेपच्यूनियम एक तरह से पूरी तरह से उसका सोर्स खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब वो हमें बनाना है, तो हम आर्टिफिशियल बना रहे हैं। उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो है बिस्मथ मिल रहा है, बाकी सब में लेड मिल रहा है, और सभी में जो मास नंबर्स है वो 4n 4n+1 4n+2 इस तरह से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो ये हमारे पास है यूरेनियम सीरीज, इट इज यूरेनियम सीरीज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो है यूरेनियम 238, और ये डीके होता है तो मान लो फर्स्ट स्टेप में डीके हो रहा है अल्फा पार्टिकल से, फिर बीटा माइनस, फिर बीटा माइनस, फिर अल्फा, फिर अल्फा। तो हमें ये सीक्वेंस याद नहीं करनी है, पर अल्टीमेटली हम लास्ट में लेड पे पहुंचे, जो कि आपका डॉटर न्यूक्लियाई है, लेड 206। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बतानी है, वो ये है कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियाई ऐसे भी हैं जैसे कि लेड 218। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेड 218, सॉरी लेड नहीं है, पी ए है, पी ए ये पोलोनियम है, शायद पीओ है, पोलोनियम 218, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने उस वहीं से स्टार्ट कर दिया है सेकंड लेक्चर, तो ये स्लाइड नंबर 18 है, लेकिन ये सेकंड लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड है। तो जब मैं आपको भेजूंगा, अपलोड होगी, तो वो उन दोनों लेक्चर्स को बाइफरकेट कर देंगे। फिलहाल ये लेक्चर नंबर 8 वो स्लाइड नंबर 18 है, बट इट इज स्लाइड नंबर फर्स्ट ऑफ सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे PO 218 है, ये बीटा माइनस से भी डीके हो रहा है और अल्फा से भी डीके हो रहा है। तो कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो दोनों तरह से डीके हो सकते हैं। तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि मान लो लेट्स से 40% प्रोबेबिलिटी बीटा माइनस की डीके होने की है और 60% अल्फा में डीके होने की है। तो उससे जो है यहाँ पे आपको दो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में लेड 206 आपको मिला, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि या आपको जो है नेट पे भी डालोगे यूनियन सीरीज तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको लिखोगे तो इसमें टाइम लगेगा, इसको बनाओगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नेट पे भी मैं आपसे कह रहा हूँ, नेट पे भी जब आप खोलोगे गूगल पे तो भी आपको यही मिल जाएगी सीरीज, उस वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो अब हम आगे चल रहे हैं, तो इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है उस पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। इसी तरह से और जो सीरीज है उनका भी फिगर आपको, उनका भी डायग्राम आपको नेट से मिल जाएगा। अल्टीमेटली हमें ये सीरीज याद नहीं करनी है, हमें केवल इतना ही बहुत है कि पेरेंट न्यूक्लियाई ये है और लास्ट जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो ये है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि जब लेड से, सॉरी यूरेनियम 238 से आपको डीके होते होते लेड मिला 206 82, और यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियाई देख लो, मान लो ये 230 है, मान लो यहाँ पे 226 है, तो सभी ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो कि 4n को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए सीरीज 4n है। इसमें कोई भी न्यूक्लियाई आप देख लोगे, सभी का जो मास नंबर है वो 4 से फुल्ली डिविजिबल है, यानी कि दिस सीरीज इज 4n सीरीज। सिमिलरली कोई और सीरीज देखोगे तो वो 4n+1 4n+2 4n+3 सबको सेटिस्फाई करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि यूरेनियम सीरीज में अगर पेरेंट न्यूक्लियाई ये है और अगर एंड प्रोडक्ट ये है, तो बीच में इनके बीच में कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ये है, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड इन यूरेनियम सीरीज बिटवीन पेरेंट एंड एंड प्रोडक्ट लेड 206। तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये पता है कि जब हमारा अल्फा डीके होता है तो A इज रिड्यूस्ड बाय 4 एंड Z इज रिड्यूस्ड बाय 2। जब हमारा बीटा माइनस डीके होता है तो इसमें A रिमेन सेम एंड Z इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा यूरेनियम 238 92 है, इससे हमें मिला लेड 206। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इन दोनों में मास नंबर और एटॉमिक नंबर में जो A है, जो मास नंबर है, वो केवल अल्फा में चेंज हो रहा है, बीटा में तो मास नंबर सेम है। तो अगर अल्फा की वजह से, अगर आपका अल्फा की वजह से मास नंबर रिड्यूस बाय 4 हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ अल्फा कितने आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट होंगे उसकी वैल्यू आ गई। तो कितना चेंज आया, 238 माइनस 206, कितना चेंज आया। एक की वजह से 4 हो रहा है तो डिवाइड बाय 4, तो इससे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 232 केवल 32 डिवाइड बाय 4, यानी कि 8 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो गए। हमने कैसे निकाला, क्योंकि जो मास नंबर है वो केवल अल्फा की वजह से चेंज हो रहा है, और एक अल्फा से 4 कम हो रहा है, तो 238 से जब 206 पहुंचे तो कितना कम हो गया, 32 कम हो गया। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड आर 8।
अब हम बीटा की बात करेंगे। तो जब आपके 8 अल्फा निकल गए, 8 अल्फा एमिट हो गए, तो उसकी वजह से जेड में कितना चेंज आया, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ड्यू टू 8 अल्फा पार्टिकल्स। अब हम ये मान रहे हैं कि मान लो केवल अल्फा पार्टिकल ही एमिट होती है, तो जेड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका 92 है, तो 92 में से 16 कम हो जाएगा। अगर केवल अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं तो एक अल्फा की वजह से जेड इज रिड्यूस बाय 2, 8 की वजह से 16। तो यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल ही एमिट होते तो हमारा जो जेड की वैल्यू है वो कितनी आ जाती, तो यहाँ पे आ जाती 76। तो ये 76 हो जाती। लेकिन हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो 76 नहीं है, वो 82 है। इसका मतलब बीटा पार्टिकल भी बन रहे होंगे जिसने 76 से 82 इंक्रीज कर दिया। तो एक बीटा की वजह से जेड इज इंक्रीज बाय 1, तो आपके कितने बीटा पार्टिकल्स हो गए, तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज इक्वल टू 82 माइनस 76, तो 6 बीटा हो गए। तो इसका आंसर आ गया 8 अल्फा एंड 6 बीटा। इसी तरह से आप और सीरीज के लिए भी निकाल सकते हो, या वो कोई जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट और डॉटर ही दे, वो कोई भी बीच में से स्टार्ट कर सकता है कि ये न्यूक्लियाई है और इसके बाद मान लो ये बना, तो बीच में कितने अल्फा कितने बीटा हुए वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो आप बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार और समझाना है। देखो यहाँ पे अल्फा डीके की वजह से जेड इज रिड्यूस बाय 2, ए इज रिड्यूस बाय 4, और बीटा की वजह से ए रिमेन सेम। तो बीच में कितने भी बीटा है, ए जो है बीटा की वजह से चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें अल्फा निकल सकते हैं कि आप केवल मास नंबर में चेंज देखो, तो मास नंबर में चेंज हो रहा है वो 238 से 206 आ गया, तो 32 कम हो गया। ए की वजह से 4 हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो इससे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, अब जब 8 अल्फा आ गए, तो अब अगर केवल अल्फा ही डीके होते तो एक अल्फा से जेड जो है 2 कम होता है, और हमारे पास इनिशियल कितना है जेड, इनिशियल हमारे पास जो जेड है वो 92 है इनिशियल। तो अगर केवल अल्फा पार्टिकल ही एमिट होते, जो कि 8 है इस केस में, तो 8 की वजह से जो जेड कम होगा वो 8 इंटू 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और केस में, किसी और पर्टिकुलर सीरीज में मान लो अल्फा पार्टिकल 6 होते हैं एमिट, तो फिर हम 6 इंटू 2 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 8 है तो हमने 16 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि अगर केवल अल्फा पार्टिकल ही एमिट हो रहे हैं तो फिर 16 कम हो जाएगा हमारा जेड, वो हो गया 76। लेकिन लास्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो 76 इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में बीटा पार्टिकल्स भी एमिट हो रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे 76 से 82 बनने के लिए यहाँ पे 6 बीटा हो रहे हैं, इससे आपका 76 ना के लास्ट वाला आंसर 82 आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लास्ट में पूछना, जो भी इसमें क्वेरी करनी हो। तो ये स्लाइड नंबर 19 है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको बुकलेट में क्वेश्चंस करने हैं। पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर आप बताओ क्या होगा। द प्लॉट ऑफ log A वर्सेस T वेयर AT इज एक्टिविटी एज शोन इन द फिगर करस्पॉन्ड्स टू डीके। तो क्या आंसर होगा, फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड हैविंग सेम हाफ लाइफ। तो क्या ये ऐसा सैंपल है जिसमें केवल वन काइंड ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, ओनली वन काइंड है? क्या ये ऐसा है कि ओनली न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई है? क्या ये ऐसा है मिक्सचर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैविंग डिफरेंट हाफ लाइफ्स? ठीक है, या अनफिजिकल है? अनफिजिकल का मतलब क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो गया कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हैविंग डिफरेंट हाफ लाइफ्स। तो जब डिफरेंट होगी तो आपके पास एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी, तो आपको इस तरह का प्लॉट दिखता है। ये हमने अभी किया था। इसका आंसर सी हो गया। तो ये वन काइंड नहीं है। वन काइंड होता तो स्ट्रेट लाइन आती, वन काइंड अगर होता तो हमारी स्ट्रेट लाइन आती, log A वर्सेस T। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको करना है पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या दे रखा है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप इज दिस। ये हाफ लाइफ है। इफ दीज आर, यहाँ पे दीज की जगह देर होना चाहिए, इफ देर आर 10⁻³ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इन ए सैंपल टुडे। अगर आपके सैंपल में टुडे का मतलब इस समय जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो इतने न्यूक्लियाई हैं 10⁻³ द नंबर ऑफ सच न्यूक्लियाई इन द सैंपल 4 इंटू 10⁻9 ईयर्स अगो। तो अब क्या क्या आपको दे दिया, एक तो आपको दे दिया टी हाफ की वैल्यू है ये। उसके बाद 4 इंटू 10⁻9 ईयर्स अगो का मतलब आपको टाइम दे दिया कि कितने टाइम की बात हो रही है, तो ये टाइम इक्वल टू कितना हो गया। अब आपसे ये कहा है कि आज की डेट में इतने न्यूक्लियाई है 10⁻3, तो इतने साल पहले कितने होंगे। ऑब्वियसली शुरू में जो है वो ज्यादा होंगे। इसका मतलब जो 10⁻9 ईयर्स, 4 इंटू 10⁻9 ईयर्स अगो की बात हो रही है, उस समय वाले टाइम को हम टी नॉट कह रहे हैं कि इनिशियली वो टाइम होगा। तो उस समय इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उसे हम एन नॉट कह रहे हैं। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियाई हैं ये आज की डेट के हैं एन, जो कि 4 इंटू 10⁻9 ईयर्स के बाद इतने रह गए। शुरू में एन नॉट थे और बाद में इस समय इतने बचे। तो हमें क्या निकालना है, हमें एन नॉट निकालना है। ठीक है, तो अब उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, एन अपॉन एन नॉट
इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n। एक तो फॉर्मूला ये है, आप ये वाला यूज करो, और एक फॉर्मूला ये भी है n इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। अगर आप ये वाला करोगे तो e की पावर करना पड़ेगा, हालांकि अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे वाला फॉर्मूले से स्टार्ट करो जो कि आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू है 10 की पावर 3 अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर। अब n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू होती है टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको पता है, दे रखा है 4 into 10 is to power 9 टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, 4 into 10 is to power 8। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू है t अपॉन t हाफ। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/2 की पावर 10। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 is to power 3 अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/1024। तो ये हो जाएगा n नॉट इज इक्वल टू 1024 into 10 is to power 3, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया d। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट आपको करना है पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following radioactive decay chains is it possible to observe? तो यहाँ पे से कैसे करोगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में गलती से शायद ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी एक सही है, मतलब सेम है। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे या तो अल्फा टी हो रहा है, एक स्टेप में एक ही पार्टिकल एमिट होगा, या तो अल्फा टी होगा या बीटा माइनस होगा। ठीक है, तो अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए करें, तो ऑप्शन नंबर ए में अगर मान लो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल टी हो रहा है, तो ए इज रिड्यूस्ड बाय 4 एंड जेड इज रिड्यूस्ड बाय 2, तो ये सही है, यहाँ पे आ गए। उसके बाद अगर यहाँ पे ए रिमेन सेम है, अगर ए सेम है तो यहाँ बीटा माइनस हो रहा होगा, अगर बीटा माइनस हो रहा है तो 80 से यहाँ पे 81 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 79 है। अब मैंने आपसे कहा था कि रेडियोएक्टिविटी बीटा माइनस ही करोगे, बीटा प्लस नहीं करोगे, अल्टीमेटली ये गलत हो गया। अब हम बी ऑप्शन पे आ रहे हैं। बी ऑप्शन में यहाँ पे बीटा माइनस हो रहा है क्योंकि ए रिमेन सेम, अगर बीटा माइनस हो रहा है तो जेड इंक्रीज बाय 1, 84 सही है। उसके बाद यहाँ पे अल्फा हो रहा होगा, जिससे 210 से 206 हो गया और 84 से 82 हो गया। ठीक है, यानी कि जेड इज रिड्यूस्ड बाय 2, इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज पॉसिबल। सी वाला ऑप्शन इसलिए गलत है कि यहाँ पे जो है ये तो अल्फा हो गया, लेकिन यहाँ पे 207 आ गया, जेड एक एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 3 हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। तो एक स्टेप में एक ही होगा, पार्टिकल एक साथ दो नहीं हो सकते। ठीक है, या जो भी है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर डी आ गया। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डी वाला ऑप्शन एक ही तरह ही है, वो मतलब सेम है, इसलिए ये भी गलत है। अब हमें करना है पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जैम का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि आपकी बुकलेट में लिखा नहीं है, पर ये जैम का है। एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन को फिर से बताना है। इसमें देखो मैंने आपसे क्या कहा है, इसमें इन्होंने पार्टिकल नहीं लिखा है, कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है, केवल न्यूक्लियाई लिखे हैं कि ये सीरीज है कोई, कि यहाँ पे लेट से Hg बना, Au बना, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बीच में अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे होंगे, बीटा माइनस। तो जब तो यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी हमें नहीं पता बीच में कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो जब आपका ए रिड्यूस बाय 4 हो रहा है एंड जेड रिड्यूस बाय 2 हो रहा है, तो फिर अल्फा हो रहा होगा। और अगर आपका ए सेम है और जेड इंक्रीज बाय 1 है, तो बीटा हो रहा होगा। और अगर इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो सीरीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें जब सेकंड स्टेप में बीटा माइनस डीके हुआ, तो 80 से 81 आना चाहिए था, जबकि 79 लिखा हुआ है और ए सेम है। तो अगर ए सेम है तो बीटा माइनस होना चाहिए, बीटा माइनस के लिए 80 से 81 होना चाहिए, जबकि 79 लिखा है, तो वो गलत है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट स्टेप में बीटा माइनस है क्योंकि ए रिमेन सेम, और अगर ए रिमेन सेम है तो जेड इज इंक्रीज बाय 1, तो 83 से 84 सही है। सेकंड स्टेप में ऑप्शन नंबर बी में अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है क्योंकि पीओ से पीबी बन रहा है। यहाँ पे 210 से 206 हुआ, ए इज रिड्यूस बाय 4, 84 से 82 हुआ, जेड इज रिड्यूस बाय 2, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है क्लास के बाद में पूछ लेना, जो भी डाउट है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करना है, पेज 34 क्वेश्चन नंबर 1। द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज डिक्रीज्ड टू 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर 30 डेज। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी मान लो ए नॉट है, इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट है मान लो। ठीक है, शुरू वाली एक्टिविटी मान लो ए नॉट है, तो वो जो एक्टिविटी है आपकी, वो एक्टिविटी t इक्वल टू 30 डेज में कितनी हो गई? रिड्यूस टू 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू हमने ए नॉट मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, रिड्यूस टू और रिड्यूस बाई में फर्क होता है। अगर होता रिड्यूस बाई, इसका मतलब 75% कम हो गई है, 25% बची है। और अगर रिड्यूस टू है, इसका मतलब 75% रह गई है। अगर बाई होता तो 75% कम होकर 25% रह गई है, और अगर 2 है तो 75% है। इसका मतलब हमें अभी ये मिल गया कि अगर एक्टिविटी मान लो t इक्वल टू 30 डेज के बाद ए है, तो देन योर ए इज इक्वल टू 75%
ऑफ ए नॉट। तो आपको अब ये रिलेशन मिल गया कि ए इज इक्वल टू 3/4 ए नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है। अब आपको निकालना क्या है, द हाफ लाइफ इन डेज ऑफ द सैंपल इज अप्रोक्सीमेटली। आपको हाफ लाइफ निकालनी है और यहाँ पे log 3 और log 4 की वैल्यू दे रखी है। और यहाँ जब ln होता है तो बेस ई होता है। अगर आपका ln कहीं लिखा हो, पूरा log नहीं लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये बेस ई की ही बात कर रहा है। अगर log पूरा लिखा हो तो फिर वो बेस दे देगा कि वो ई की बात करे या tan की बात कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला हम यूज करेंगे a इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखो मैं आपको बता दूं, आपके पास एक्टिविटी के केवल दो फॉर्मूले, एक तो ये है और एक आपके पास फॉर्मूला a इक्वल टू लैम्डा एन है। यहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे आपको एक्टिविटीज इनिशियल और फाइनल दे रखी है, इसीलिए आपने a इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी वाला फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख दो और आपको हाफ लाइफ निकालनी है। तो वो हाफ लाइफ कैसे निकलेगी, वो लैम्डा से निकल जाएगी। तो आप में से कोई निकाले तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे आप करोगे 3/4 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये आपका हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा आपका log 3/4 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो जाएगा आपका log 4/3 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर प्लस लैम्डा टी। सॉरी, ये क्या कहते हैं, जब लॉग करेंगे तो ई की पावर कट जाएगा, जैसे करते हैं। तो अब आपने यहाँ पे किया कि इसको कर दो आप 4/3 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर प्लस लैम्डा टी। अब आप लॉग लोगे तो ये हो जाएगा log 4/3 इज इक्वल टू लैम्डा टी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका जो है लैम्डा आ गया log 4 माइनस log 3/t। तो ये आ गया आपका log 4 की वैल्यू दे रखी है 1.4, log 3 की है 1.1 अपॉन टी की है 30 डेज। तो ये हो गया 0.3 अपॉन 30। तो ये हो गया आपका 1/100। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा की वैल्यू। टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 1/100। तो ये वैल्यू हो जाएगी 69.3 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया 69। तो अभी तो आप में जो भी आंसर्स हैं वो सब सही है, ऑप्शन डी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही सही, लैम्डा होगा टी हाफ इज इक्वल टू अपॉन लैम्डा। ये हो गया। ठीक है, तो अपॉन लैम्डा हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज पे ही, पेज नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा हाँ, इसी और आप में से किसी ने पूछा कि बाई और टू में क्या फिर से बताना है। तो देखो यहाँ पे जो बाई है, हम कह रहे हैं कि मान लो एक्टिविटी जो ए है, ए नॉट है, अगर रिड्यूस 2 है तो 2 का मतलब कि उतनी हो गई, 75% हो गई। अगर बाई करेंगे तो 75% कम हो गई है, यानी कि 25 ही बची है। तो बाई अगर होता तो 25 बची है, और 2 है तो 75 ही रह गई। इसका मतलब ये है। अब हम फोर्थ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोबाल्ट 60 इज ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ऑफ हाफ लाइफ 2ln2 10⁸8। यहाँ पे जो ln है वो केवल 2 के लिए है। ln के साथ ln जो है मतलब log जो है वो 10⁸8 के लिए नहीं है। अगर 10⁸8 के लिए भी होता तो ब्रैकेट होता। ठीक है, तो ये है 2ln2 इंटू 10⁸8। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, द एक्टिविटी ऑफ 10 ग्राम। हमें किसकी एक्टिविटी चाहिए, 10 ग्राम ऑफ कोबाल्ट, इसमें डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। हमारे पास एक्टिविटी की यूनिट्स क्यूरी भी है, बैक्वेरेल भी है, रुदरफोर्ड भी है। इन्होंने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड निकाला है। अगर कोई भी यूनिट ना हो तो वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ही आएगी, लेकिन अगर किसी यूनिट में चेंज करना हो तो उसके रिलेशन आपको पता है। अब यहाँ पे अगर एक्टिविटी की बात करनी है तो अब की बार यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो एक्टिविटी का होगा लैम्डा एन वाला। ठीक है, अब की बार फॉर्मूला एक्टिविटी का यूज होगा लैम्डा एन। यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो हो जाएगी log 2 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 2ln2 इंटू 10⁸8। तो यहाँ से ln2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद अब एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे 10 ग्राम है कोबाल्ट का, तो हम कहेंगे 60 ग्राम में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन है वो कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो फिर 10 ग्राम में कितने आएंगे, तो 1 ग्राम में हो जाएगा
6.02 10⁻23/60 ये 1 के लिए हो गया, और 10 के लिए हो जाएगा इंटू 10। ठीक है, ये आपका हो गया n। तो अल्टीमेटली जो एक्टिविटी आएगी वो आएगी लैम्डा n 1/2 इंटू 10⁸ इंटू n की वैल्यू है 6.02 10⁻23/60 इंटू 10। इसको आप सॉल्व कर लो और देखो कितना आंसर आ रहा है। तो ये आंसर आएगा आपका 5.01 इंटू 10⁻14। तो ये आप ये हो गया न्यूक्लियाई पर सेकेंड, न्यूक्लियाई पर सेकेंड, या इसी को कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपका है पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 5। Radon has half-life of 3.8 days. एक मिनट, लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारे पास रेडॉन की हाफ लाइफ दे रखी है 3.8 डेज, याद दे दिया। इफ वी स्टार्ट विद 10.24 ग्राम ऑफ रेडॉन, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में आपके पास 10.2524 ग्राम ऑफ रेडॉन है, तो अब पूछा है द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी लेफ्ट आफ्टर 38 डेज। तो 38 डेज क्या हो गया, ये टाइम हो गया, टाइम टी। तो टाइम टी जो है 38, तो 38 डेज के बाद कितने ग्राम रेडॉन रह जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता दूं। हमारे पास फॉर्मूला है n = n0 e⁻⁻ λ/t, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ना कह के उसने मास दिया है, कितने ग्राम दिया है, तो उसने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नहीं दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मास भी होता तो भी आपका फॉर्मूला मास में भी यही आएगा। इनिशियल मास को हम m0 कह रहे हैं और फाइनल मास को आफ्टर टाइम t को हम m कह रहे हैं, तो मास में भी यही फॉर्मूला आता। वो कैसे, उसको अभी हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये मानूं कि कोई यहाँ पे जो रेडॉन है उसका मास नंबर ए है, उसका मास नंबर ए है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ए ग्राम में अगर इसका मास नंबर ए है, ठीक है, रेडॉन का, तो ए ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर है आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई Na, जिसे Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मैं इसे एवोगैड्रो नंबर लिखता हूँ। तो अगर ए ग्राम में इतने हैं, तो आपके पास शुरू में कितना है, आपने इनिशियल क्या माना m0, तो हमने कहा कि m0 ग्राम में कितने होंगे, Na m0 ग्राम में जो m0 ग्राम में न्यूक्लियाई होंगे उसको हम n0 कह रहे हैं। m0 ग्राम में इनिशियल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उसको हम n0 कह रहे हैं। तो m0 ग्राम में जो n0 होंगे वो कितने होंगे, Na/A into m0। सिमिलरली m ग्राम में, m ग्राम का मतलब आफ्टर टाइम t, m ग्राम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम क्या कह रहे हैं, n, वो क्या हो जाएंगे, Na/A into m। ठीक है, तो इसका मतलब n0 और n की वैल्यू हमने निकाल दी। अगर आपने n0 और n की वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो वो क्या आएगा, तो वहां से n की जगह आएगा Na/A into m, और n0 की जगह आएगा Na/A into m0 e⁻⁻λ। तो यहाँ से आपके Na/A कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपका मास वाला है। कहने का मतलब ये है कि चाहे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे रखे हो चाहे मास दे रखा हो, आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मास नंबर से डिवाइड क्यों किया, देखो यहाँ पे रेडॉन का मास नंबर दे नहीं रखा, अगर दिया हुआ होता तो हम वो यूज करते, तो मैंने मान लिया कि ए है। तो अगर हमें 10.24 जिसको मैं m0 कह रहा हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग अगर n0 चाहिए तो उसको कैलकुलेट करना है ना। तो मैंने कहा कि अगर इसका मास नंबर ए है तो ए ग्राम में Na के बराबर न्यूक्लियाई है, तो m0 में कितने होंगे, m0 का मतलब 10.24, तो वो मैंने निकाल दिए इतने होंगे। फिर मैंने कहा कि 38 डेज के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे वो n बचे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मास है वो m है। ठीक है, तो जब आपने मास को नंबर में चेंज किया तो आपका फॉर्मूला मास में आ जाएगा, क्योंकि Na/A कैंसिल हो जाएगा। तो आप, मेरे कहने का मतलब है आगे से सीधा मास का ही फॉर्मूला लिख दो, मास से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे आप निकाल लो। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे भी आपका ये वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा, m/m0 is equal to ½ की पावर n, ये भी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि जब आपका फॉर्मूला n/n0 वाला है और n/n0 की वैल्यू वही होती है m/n0, तो ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम कर सकते हैं कि m हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है m, तो हमारा m हो गया m0 इंटू 1/2 की पावर n। अब m0 की वैल्यू है आपकी 10.24 और 1/2 की पावर n की वैल्यू है टोटल टाइम आपका है 38 अपॉन हाफ लाइफ 3.8, तो ये होगी 10, तो ये आ जाएगा आपका 10.24 अपॉन 1024, तो ये हो गया
10⁻⁻2 ग्राम। ठीक है, यानी कि मास में भी फॉर्मूला वही है n वाला, और m/m0 वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। इसका आंसर हो गया बी। अब आपको करना है पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 3। तो जेस्ट 2016, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो अब यहाँ पे भी क्या है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर सोर्स इज 9। ये हो गया आपकी हाफ लाइफ। द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन पहली बार आया है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब क्या, मतलब फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विच आर लेफ्ट अनडिकेड, ये अंडर नहीं होना चाहिए, अन होना चाहिए, अनडिकेड आर नहीं होना चाहिए, विच आर लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 3 days। तो 3 days का मतलब ये है टाइम। तो अब इसने पूछा लेफ्ट, तो लेफ्ट अनडिकेड, लेफ्ट का मतलब यहाँ पे एन है, अगर वो कहता डिकेड तो हो जाता n0 माइनस एन। तो अब फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, तो फ्रैक्शन का मतलब है हमें वैल्यू चाहिए n/n0, ये फ्रैक्शन है जहाँ पे n हमारा लेफ्ट अनडिकेड है, ये लेफ्ट है। तो अगर फ्रैक्शन दैट लेफ्ट अनडिकेड तो होगा n/n0, अगर होता फ्रैक्शन दैट आर डिकेड तो होता n0 माइनस n/n0। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू का फॉर्मूला है 1/n की पावर n, जो आ जाएगा 1/2 की पावर n। तो n की वैल्यू क्या है, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। यहाँ पे हमें टोटल टाइम की वैल्यू पता है, यहाँ पे टोटल टाइम जो आपका है वो 3 है, जबकि हाफ लाइफ ज्यादा है, तो ये जो है हो जाएगा 1/2 की पावर 1/3। तो इसका आंसर दिया जाएगा। तो इसको आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या अच्छा, अगर डिकेड होता तो अगर यहाँ पे होता फ्रैक्शन दैट आर डिकेड, तो उसके लिए होता डिकेड का मतलब जो डिके हो गया है, तो वो जाएगा n0 माइनस n, इतने डिके हो गए, तो ये फ्रैक्शन फिर ये होता, इसका होता 1 माइनस n/n0। ठीक है, और n/n0 की वैल्यू आपको पता है 1/2 की पावर है, तो तब आंसर ये आता 1 माइनस n/n0। ठीक है, तो ये आगे कभी आता है तो इसे ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बुकलेट में नहीं है, इसको आप लिख लो। ठीक है, इसे आप लिख लो, उसके बाद इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप इसमें लिखो, इफ डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज लैम्डा पर मिनट, देन द फ्रैक्शन दैट डीकेज इन द 5th मिनट इज। अब की बार ये वाला क्वेश्चन है फ्रैक्शन दैट डीकेज, तो हमें डीके वाला फ्रैक्शन चाहिए, यानी कि हमें चाहिए n0 माइनस n/n0, या हमें चाहिए 1 माइनस n/n0, ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इसमें लिखा हुआ है इन 5th मिनट। 5th मिनट और 5 मिनट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये 5th मिनट है, तो यानी मेरा कहने का मतलब ये 5वें मिनट और 5 मिनट में अंतर होता है। 5 मिनट का मतलब शुरू से लेके 5 तक, और 5th मिनट का मतलब जो 4 मिनट के बाद स्टार्ट होता है और 5 मिनट पे एंड होता है। ठीक है, तो 5th मिनट का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5th मिनट का है, ना कि 5 मिनट्स का। ठीक है, तो 5th मिनट का मतलब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे अगर टाइम लाइन बनाए तो t इक्वल टू 0 टाइम पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है। तो आप क्या निकालोगे कि t इक्वल टू 4 मिनट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, n4, और t इक्वल टू 5 मिनट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, n5। तो हमें n4 और n5 के बीच में, यानी 5वें मिनट में कितने फ्रैक्शन डी के हो गए वो निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे n4 की वैल्यू निकालो। n4 की वैल्यू आएगी n0 e⁻⁻⁴ लैम्डा। ठीक है, और n5 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी n0 e⁻⁻⁵ लैम्डा। तो अब ये बताओ कि कितने न्यूक्लियाई डी के हो गए हैं 5वें मिनट में। तो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन 5th मिनट। तो 5वें में कितने डिके हो गए। तो अब मतलब आप आंसर को मुझे क्वेश्चन पूछना है कि क्या n4 माइनस n5 करें या n5 माइनस n4 करें। 5वें मिनट में कितने डीके हो गए। तो n, कहने का मतलब ये है कि 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, n4 वाला बड़ा है, क्योंकि शुरू में ज्यादा होंगे, बाद में तो डीके होंगे कम रह गए, इसीलिए यहाँ पे करेंगे n4 माइनस n5। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन 5th मिनट इज दिस, n4 माइनस n5। तो अब फ्रैक्शन निकाल दो, तो फ्रैक्शन दैट आर डिकेड, तो ये हो जाएगा n4 माइनस n5 अपॉन n0। ठीक है, तो अब ये इसका आंसर जाएगा इज इक्वल टू n4 की जगह आप रखोगे n0 e⁻⁻⁴ लैम्डा माइनस n0 e⁻⁻⁵ लैम्डा अपॉन n0। तो ये वैल्यू हो जाएगी, n0 कैंसिल हो जाएगा, e⁻⁻⁴ लैम्डा माइनस e⁻⁻⁵ लैम्डा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, अगर यही क्वेश्चन 5 मिनट्स होता, इसमें सब कुछ वही है, बस ये होता कि फ्रैक्शन दैट डिकेज इन 5 मिनट्स, तो क्या आंसर होता? डिकेज इन 5 मिनट्स। कोई जरूरी नहीं है इन चारों ऑप्शन में से आंसर हो, यहाँ भी फ्रैक्शन ही निकालना है। दैट डिकेज इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे n5। n5 हो गया आपका n नॉट ई रेस टू पावर माइनस 5 लैम्डा। ये तो 5 मिनट में क्या है, ये लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट वाले। तो डिकेड कितने हो जाएंगे? डिकेड हो जाएंगे n नॉट माइनस n5। ठीक है, तो ये हो जाएगा n नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर 5 माइनस 5, ये हो गया। अब फ्रैक्शन निकालना हो तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, जो डीके हो गए n नॉट माइनस n5 अपॉन n नॉट, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी n नॉट कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू पावर, तो ये आ जाएगा 5 मिनट्स का आंसर ही आएगा। मतलब आपके इन चार ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हम डिग्री की बात कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे लेफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर लेफ्ट की बात होती तो वो होता n5 अपॉन n नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर बी होता, लेकिन डिग्री की बात कर रहे हैं तो वो होगा n नॉट माइनस n5 अपॉन n नॉट। ठीक है, तो अब इस स्लाइड को आप लिख लो, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जो पेज 34 क्वेश्चन 2 3 है उस पर हम अभी आएंगे, वो भी पढ़ाना है। तो अब हमें क्या करना है कि तो अब एक हेडिंग डाल लो कि इस पे क्वेश्चन तो कम ही आता है, उसे भी लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक तो है गीगर्स लॉ, ये क्या होता है? तो ये होता है फॉर अल्फा पार्टिकल्स। तो ये है रिलेशन बिटवीन रेंज प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ इससे लास्ट क्लास में भी, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तो किया था हमने, तो आपने लास्ट क्लास शायद की नहीं होगी, है ना? तो वो क्लास के बाद मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल इसे पूरा करते हैं ना। तो रिलेशन बिटवीन रेंज आर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो उस पार्टिकल में, उस अल्फा पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है, उस अल्फा पार्टिकल की रेंज भी होती है। ठीक है, तो रेंज, तो रेंज का मतलब क्या हुआ? तो अब इसमें लिख रहे हैं रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो रेंज की डेफिनेशन हो गई द डिस्टेंस थ्रू विच अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स in a substance before it stops ionizing। ठीक है, तो द डिस्टेंस थ्रू विच अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सब्सटेंस बिफोर इट स्टॉप्स आयनाइजिंग, यानी कि जब तक वो आयनाइज करेगा, जितना डिस्टेंस कवर किया उसने, ट्रेवल किया, दैट इज रेंज। ठीक है, तो अब आपके पास रेंज और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल में क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि रेंज इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3। तो हम ये कह सकते हैं रेंज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू v रेज़ पावर 3। तो ये तो होगी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, इसमें काइनेटिक एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बहुत, मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे हम नॉन रिलेटिविस्टिक हाफ एम स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप वेलोसिटी की वैल्यू रख दो,
वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से जो रेंज हो जाएगी वो आ जाएगी रेंज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लेट्स से c1 इनटू k अल्फा की पावर 3/2। तो ये आपके पास रिलेशन हो गया, इसी को हम कहते हैं गीगर्स लॉ। इट इज रिलेशन बिटवीन रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब सेकंड लॉ है आपके पास गीगर नटल लॉ। इस लॉ के हिसाब से ये है आपका फॉर अल्फा एमिटर्स, जो भी न्यूक्लियाई अल्फा को एमिट कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहे हैं, ये उन अल्फा एमिटर्स के लिए है। तो ये है रिलेशन बिटवीन रेंज आर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड डी के कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अल्फा एमिटर। तो अल्फा एमिटर से जो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ तो उसकी जो रेंज हुई वो तो आर है, लेकिन डी के कांस्टेंट होगा उस अल्फा एमिटर का, इनमें रिलेशन। तो ये रिलेशन हम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग आर, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि आर की वैल्यू होती है c1 के अल्फा की पावर 3/2। जब आप यहाँ पे आर की जगह ये रखोगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब लॉग आर की जगह आप लिख दो लॉग c1 के अल्फा की पावर 3/2। तो जब आप ये करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा a प्लस, इसको आप लिख सकते हो b लॉग c1 प्लस b इंटू 3/2 लॉग के अल्फा। तो अब इनको आप नया कांस्टेंट यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो लॉग लैम्डा इज इक्वल टू a1 प्लस b1। a1 को हमने लिख दिया, पहले दो जो टर्म्स है उन दोनों को a1 लिख दिया, और b1 इसे लिख दिया 3/2 b को। तो ये हो जाएगा आपका लॉग के अल्फा। तो अब ये रिलेशन आपका लैम्डा और के अल्फा के साथ भी हो गया। सिमिलरली वेलोसिटी से भी कर सकते हो, लैम्डा और वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप लॉग लैम्डा लॉग आर और लॉग लैम्डा प्लॉट करो, इस तरह से प्लॉट होंगे कि जो आपकी यूरेनियम सीरीज है उसके सभी जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, सभी का अगर लैम्डा और सभी का अगर लॉग आर करे अल्फा मीटर के साथ, तो ये जो है लाइन ये होगी आपकी यूरेनियम सीरीज के लिए। सिमिलरली यहाँ पे आप थोरियम सीरीज की भी स्ट्रेट लाइन आएगी और एक्टिनियम सीरीज की। ठीक है, तो आप इसे लिख लो एक बार, बस इसमें इतना ही करना है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है तो इन रिलेशन कर सकता है। वैसे अभी तक मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कम ही है, लेकिन ये एक बार आप रिवाइज करके चले आना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहली स्लाइड ये है। ठीक है, अब हमें करना है रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग, तो रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियाई बीटा से भी हो रहा है, अल्फा से भी हो रहा है, ठीक है, या मान लो गामा से भी हो रहा है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है अल्फा के लिए अलग, बीटा के लिए अलग, गामा के लिए अलग। ठीक, तो उसके लिए हम रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग यूज करते हैं। जिस तरह से रिएक्शन होती है, मान लो जैसे भी हमने आज भी किया था, पाई माइनस का डी के म्यू माइनस में भी हो रहा है, पाई माइनस का डी के ई माइनस में भी हो रहा है, तो वो दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो उसको भी हम ब्रांचिंग रेशो और ब्रांचिंग कर सकते हैं, उसे भी कह सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहे हैं। अब आप हेडिंग डालो ब्रांचिंग, रेडियो एक्टिव ब्रांच, रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग लिखो, रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। Certain nuclei can decay in different ways. Either by alpha emission, beta emission और गामा एमिशन। तो इसमें क्या होगा, टोटल डी के कांस्टेंट
जो कि एक तरह से क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा प्लस लैम्डा गामा। या इसको आप ये भी कह सकते हो कि 1 टू लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्लस लैम्डा बीटा अपॉन लैम्डा प्लस लैम्डा गामा अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो एक तरह से प्रोबेबिलिटी हो गई, जो ये रेशो प्रोबेबिलिटी हो गई। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है और प्रोबेबिलिटी अल्फा में, बीटा में और गामा में होने की ये फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को ही हम ब्रांचिंग रेशो कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा, लैम्डा बीटा अपॉन लैम्डा एंड लैम्डा गामा अपॉन लैम्डा आर ब्रांचिंग रेशोज। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू लिख लेते हैं वेयर लैम्डा को आप क्या लिख रहे हो, माइनस डी एन बाई डी टी अपॉन एन, क्योंकि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस डी एन अपॉन डी टी होता है लैम्डा एन, तो लैम्डा की वैल्यू होगी माइनस डी एन अपॉन डी टी अपॉन एन। इसी तरह से लैम्डा अल्फा की हो जाएगी माइनस डी एन अपॉन डी टी अपॉन, बल्कि माइनस डी एन बाई डी टी करस्पॉन्डिंग टू अल्फा अपॉन एन। इसी तरह से बीटा, इसी तरह से गामा। तो बीटा यानी कि जब वो न्यूक्लियर अल्फा में डीके हो रहा है तो उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अल्फा करस्पॉन्डिंग है, जब बीटा में हो रहा है तो बीटा करस्पॉन्डिंग है, जो गामा में हो रहा है तो गामा करस्पॉन्डिंग है। और एक चीज और है, जब ये डीके होंगे अल्फा बीटा गामा में, तो ऑब्वियसली जो डॉटर न्यूक्लियर होगा वो तीनों के लिए डिफरेंट होगा। अल्फा वाला अल्फा करस्पॉन्डिंग, मतलब जो पेरेंट न्यूक्लियर है वो तो सेम है, बट डॉटर न्यूक्लियर विल बी डिफरेंट फॉर अल्फा एंड फॉर बीटा। गामा के लिए तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में होने के लिए होगा। तो ये हो गया। अब जो है इसमें और फॉर्मुला भी हम ड्राइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हम जो है टी हाफ भी कर सकते हैं। तो टी हाफ करस्पॉन्डिंग हम फॉर्मुला अगर ड्राइव करें तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि 1 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। और अब लैम्डा को आप लिख लोगे लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा प्लस लैम्डा गामा। तो इससे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन, मैंने यहाँ पे ऊपर गलत लिखा, ये ऊपर वाला होगा टी हाफ, नीचे हम रेसिप्रोकल करेंगे, ये आएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो वो हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा ये। अब हम रेसिप्रोकल करते हैं 1 अपॉन टी हाफ, तो फिर ये हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 0.693 और ये हो जाएगा आपका लैम्डा अल्फा अपॉन 0.693 प्लस लैम्डा बीटा अपॉन 0.693 प्लस लैम्डा गामा अपॉन 0.693। ठीक है, तो ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग आप कह सकते हो कि 1 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी अल्फा प्लस 1 अपॉन टी बीटा प्लस 1 अपॉन टी गामा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका ब्रांचिंग रेशो आ सकता है। यहाँ से भी आप कह सकते हो कि 1 इज इक्वल टू टी अल्फा जो पूरे सैंपल का है अपॉन टी अल्फा, टी हाफ अपॉन टी बीटा, टी हाफ अपॉन टी गामा। तो ये जो हमारे पास आ रहे हैं टी हाफ अपॉन टी अल्फा, ये भी ब्रांचिंग रेशो ही है इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, और सिमिलरली आप जो है मीन लाइफ करस्पॉन्डिंग भी, आप जो है मीन लाइफ करस्पॉन्डिंग भी डेरिवेशन कर सकते हो। तो मीन लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिमिलरली हम जो है इसी से हम कह सकते हैं कि मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब 1 अपॉन मीन लाइफ हो जाएगी लैम्डा के बराबर, और लैम्डा होता है लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा प्लस लैम्डा गामा। तो यहाँ से भी आप ब्रांचिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यह जाएगा 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन मीन लाइफ करस्पॉन्डिंग टू अल्फा, 1 अपॉन मीन लाइफ करस्पॉन्डिंग टू बीटा, 1 अपॉन मीन लाइफ करस्पॉन्डिंग टू गामा। या इसको भी आप कह सकते हो 1 इज इक्वल टू मीन लाइफ अपॉन, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। ये भी रेशो ब्रांचिंग रेशो। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं जो आपका गेट में आ चुका है। ठीक है, तो आप इसे लिख लो फिर बताओ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। ये जो आपका ब्रांचिंग रेशो का क्वेश्चन है, ये आया था आपका पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 12, और ये जो है गेट 2019 का है, गेट 2019। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक्स हैज हाफ लाइफ ऑफ 30 आवर्स
तो एक्स वाले की हाफ लाइफ, जो टोटल सैंपल है उसकी हाफ लाइफ 30 आवर्स है। इट डिकेज वाया अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन विद द ब्रांचिंग रेशो फॉर बीटा डीके। तो ब्रांचिंग रेशो मतलब ये डीके होता है अल्फा में भी, बीटा में भी, गामा में भी, यानी कुछ न्यूक्लियाई अल्फा से होते हैं, कुछ बीटा से, मान लो गामा से, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये दे रहा है कि ब्रांचिंग रेशो केवल बीटा के लिए दिया है, बीटा वाला 0.75 दिया है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, पार्टिकल हाफ लाइफ। तो पार्टिकल की हाफ लाइफ निकालनी है किसके लिए, बीटा के लिए, यानी कि आपको निकालना है टी हाफ करस्पॉन्डिंग टू बीटा। टोटल सैंपल की तो लाइफ हाफ लाइफ दे रखी है, आप बीटा वाली निकालनी है। तो आप में से कोई आंसर बता सकता, मतलब कर सकता है, कैसे करेंगे? हमें ये पता है कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा टोटल है हमारा, वो जाएगा आपका लैम्डा अल्फा लैम्डा बीटा प्लस लैम्डा गामा। अब जो आपको ब्रांचिंग रेशो दे रखा है बीटा वाला, ब्रांचिंग रेशो ऑफ बीटा, वो क्या है, वो है लैम्डा बीटा अपॉन लैम्डा, ये दे रखा है जो कि 0.75 है। ठीक है, तो इसमें जो है आप इनके फॉर्मूले यूज कर लो। तो ये जो लैम्डा बीटा वाला फॉर्मूला है, लैम्डा बीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा बीटा हो जाएगा log 2 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, log 2 अपॉन टी हाफ। तो ये हो गया टी हाफ करस्पॉन्डिंग टू बीटा, और यहाँ हो जाएगा log 2 अपॉन टी हाफ टोटल का। तो ये, तो इससे आ जाएगा आपका ब्रांचिंग रेशो 0.75 इज इक्वल टू टी हाफ टोटल, जो टोटल आपको टी हाफ है, अपॉन टी हाफ ऑफ बीटा। अब यहां से टी हाफ ऑफ बीटा पार्टिकल आप निकाल लो, तो विच इंप्लाइज टी हाफ करस्पॉन्डिंग टू बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू टी हाफ टोटल अपॉन 0.75। तो ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन 0.75। तो ये आ गया आंसर 40। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो तो सिंपल वो हैं जो हमने इन जनरल अब तक पढ़े हुए हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ फॉर्मूले रेडियो एक्टिव सीरीज के भी करते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सीरीज का मतलब ये है, अभी तक जो हमने फॉर्मूला यूज किए वो किए n इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये जो फॉर्मूला है ये तब है जब आपका x से y बना और y वाला न्यूक्लियाई स्टेबल है, तब के लिए फॉर्मूला है। लेकिन मान लो y वाला न्यूक्लियाई भी z में डीके हुआ तो फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा। तो अब हम उस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमें करना है, अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल दो, रेडियो एक्टिव सीरीज ग्रोथ एंड डीके। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं अब कि मान लो आपका न्यूक्लियाई x है, x से y बना, y से z बना, तो आपका जो x है वो भी अनस्टेबल है, वो अब स्टेबल नहीं है। लेकिन z वाला हम स्टेबल मान रहे हैं, मतलब कि हम बहुत ज्यादा रेडियोएक्टिव सीरीज की बहुत इसमें जो है कई सारे न्यूक्लियर को इन्वॉल्व निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कम से कम थर्ड तक पहुंच रहे हैं, तो तीसरे वाले को हमने स्टेबल मान लिया। ठीक है, तो इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट टाइप इज डिकेइंग इनटू न्यूक्लियाई ऑफ सेकंड टाइप एंड अल्टीमेटली ऑफ थर्ड टाइप व्हिच इज स्टेबल। ठीक है, तो हमने इसे फर्स्ट 1 2 3 माना, तो 1 2 3 और एक्स वाई जेड कुछ भी आप कह सकते हो, फिलहाल मैं 1 2 3 कह रहा हूँ। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 पे जो आपके न्यूक्लियाई होंगे वो केवल एक्स वाले होंगे, ये मान के चल रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे सारे के सारे न्यूक्लियाई एक्स वाले हैं, जिनको हम कह रहे हैं एन नॉट। ठीक है, हम इसे कह रहे हैं एन नॉट, और ये वाले 0 है इनिशियली। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस आर्टिकल में टाइम t पे कितने पार्टिकल्स n1 के हैं, कितने n2 के हैं, कितने n3 के हैं लेफ्ट, वो निकाल लो। ये हमारा यहाँ पे पर्पस है कि आफ्टर टाइम t हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप आर लेफ्ट अनडिकेड। तो अब मुझे आप ये बताओ कि इनके तीनों के फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख दूं या थोड़ी बहुत डेरिवेशन बताऊं? ठीक है, आप मुझे बताओ कि मैं इनके फॉर्मूले डायरेक्ट लिखूं या थोड़ा बहुत डेरिवेशन करके बताऊं कि ये ऐसे आएगा। तो अब जो है इसमें मिले जुले आंसर आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि डेरिवेशन करो, कुछ कह रहे हैं डायरेक्ट। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में करता हूँ, पूरी डेरिवेशन अगर ब्रीफ में। ठीक है, तो क्या करना है, तो अब हम इसमें रेट इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे रेट इक्वेशन। तो जैसे आप रेट इक्वेशन लेजर में लिखते हो, ठीक है, तो लेजर में भी हर एक लेवल की रेट इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो अब मैं लिख रहा हूँ आपकी रेट इक्वेशन फॉर पेरेंट न्यूक्लियाई ऑफ टाइप 1। तो टाइप 1 वाला जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसकी रेट इक्वेशन क्या होगी, उसकी रेट इक्वेशन होगी dn1/dt। इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 1
n1। मैंने अभी आपको यहाँ पे चीज बताई थी, वो नहीं बताई, उसको और इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है कि जो फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट टाइप वाला है, उसका डी के कांस्टेंट हम n1 लैम्डा 1 कह रहे हैं, सेकंड वाले का लैम्डा 2 कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेडियोक्टिव हैं इसीलिए दोनों के डी कांस्टेंट होगा, लेकिन जेड के लिए नहीं होगा क्योंकि जेड स्टेबल है, जेड के लिए कोई डी कांस्टेंट नहीं होगा। तो जो पहले वाला है, फर्स्ट टाइप वाला है, उसके लिए लैम्डा 1 कहा। तो अब जो रेट इक्वेशन आएगी, क्या हो रहा है, जो पहले वाला न्यूक्लियाई है वो केवल डी के हो रहा है, सेकंड वाला है वो बन भी रहा है, डी के भी हो रहा है, और थर्ड वाला केवल बन रहा है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट इज ओनली डिकेइंग, सेकंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्स एंड डिकेइंग इनटू जेड, एंड थर्ड इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय वाई। तो तीनों की डीके, तीनों की जो रेट इक्वेशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो पहले वाला केवल डीके हो रहा है, इसीलिए पहले वाले में केवल एक टर्म आ रही है विद नेगेटिव साइन, बिकॉज इट इज ओनली डिकेइंग। ठीक है, तो जब हमने पहले वाले का रेट इक्वेशन लिख दी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसमें जो है इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 पे, इसमें इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 पे n1 इक्वल टू n नॉट कर देंगे कि इनिशियली n1 जो है n नॉट के बराबर है। तो इसे करने के बाद फॉर्मूला वही आएगा जो हमने अभी निकाला था, n इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। बस डिफरेंस इतना है कि n की जगह n1 लिख दिया और लैम्डा की जगह लैम्डा 1 लिख दिया। तो ये तो हो गया ये, तो ये तो कठिन नहीं था क्योंकि इसमें वही अप्लाई हुआ जो पहले भी हुआ था। पहले वाला भी एक्स से वाई में डीके हो रहा था और केवल डीके ही हो रहा था, तो यहाँ पे चेंज नहीं आया। अब चेंज आएगा वाई वाले में, क्योंकि पहले वाले केस में वाई वाला स्टेबल था, डीके नहीं हो रहा था, केवल बन रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे प्रोड्यूस भी हो रहा है और डीके भी हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे रेट इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सेकंड टाइप, रेट इक्वेशन फॉर न्यूक्लियाई ऑफ टाइप 2। अब देखो कैसे करना है। जो सेकंड वाले जो न्यूक्लियाई है वो N2 है, तो इनका जो डीके डिसइंटीग्रेशन का रेट है वो क्या होगा, वो जो है जिस, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जिस रेट से टाइप फर्स्ट वाला डीके हो रहा है विद नेगेटिव साइन, उसी रेट से टाइप 2 वाला बन रहा है, यानी कि प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस लैम्डा 1 n1। जिस रेट से टाइप फर्स्ट वाला डीके हो रहा है उसी रेट से टाइप फर्स्ट वाला बनेगा, प्रोड्यूस होगा। तो हमने विद पॉजिटिव साइन लिखा बिकॉज दिस टर्म इज इंक्रीजिंग दिस रेट। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब ये जो सेकंड टाइप वाला है ये डीके भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो डीके कांस्टेंट है वो लैम्डा 2 है। तो जो सेकंड वाला जो डीके हो रहा है, और यहाँ पे ध्यान रखना लैम्डा 1 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो n1 है, n2 नहीं है। जिस रेट से n1 वाला डीके हो रहा है उसी रेट से n2 वाला बनेगा। अब यहाँ पे जो है सेकंड वाला विद नेगेटिव साइन आया क्योंकि सेकंड वाला जो टर्म है वो लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग है और n2 है। तो हमने कहा था कि इसका जो डीके का रेट है वो उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम, तो वो n2 है। तो इसकी इक्वेशन ही आ गई। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे अब मैं इसमें पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे n1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर इससे पुट कर दोगे n1 की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद इसे, चलो मैं ये काम करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, ऐसी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें ये हो जाएगा dn2 by dt इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा लैम्डा 1 और n1 की वैल्यू आपने लिखी n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 t माइनस लैम्डा 2 n2। अब इसको लिख लिया आपने dn2 अपॉन dt प्लस लैम्डा 2 n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंड नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 टी। अब क्या करोगे, इसको जो है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। टाइप 2 वाला जो है, टाइप 2 में क्या होगा कि 2 वाला, जब न्यूक्लियाई 2 वाला जो है वो डीके हो रहा है, उसका रेट तो है dn2 by dt। अब उसमें फर्स्ट जो फैक्टर है वो तो वो है कि जिससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो n1 वाला जिस रेट से डीके हो रहा है n2 वाला उस रेट से बन रहा है, उसे हमने लिख दिया प्लस लैम्डा 1 n1। लेकिन जो टाइप 2 है वो थर्ड में डीके भी हो रहा है, और वो किस रेट से डीके होगा, लैम्डा 2 n2 से, उसको हमने लिखा विद नेगेटिव साइन क्योंकि वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n2 को कम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसमें करो मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2t, लैम्डा 2t से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2t dn2 by dt प्लस लैम्डा 2 n2 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2t इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंड नॉट ई रेज़ टू पावर, ये हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t। ये आपने इससे मल्टीप्लाई कर दी पावर लैम्डा 2t से। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप लिख लो d by dt, इन दोनों टर्म को n2 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2t, इन दोनों टर्म को आपने ये लिख दिया। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो दोनों टर्म आ जाएंगी। ठीक है, और राइट साइड में आपने ये जो है ये लिख दिया। अब क्या करो, अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेट कर दोगे तो लेफ्ट साइड में जो डी अपॉन dt है उसमें उसको dt को इधर ले जाओ राइट साइड में, तो जो है जो लेफ्ट साइड में है वो dn2 e की पावर लैम्डा 2t, उसमें इंटीग्रेट करोगे तो d हट जाएगा, वही बचेगा, और राइट साइड में t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, आप इसे लिख लो एक बार और फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा।
और अल्टीमेटली जो भी N2 की वैल्यू आएगी उसको आपको याद रखना है फॉर्मूले को। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, तो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा n2 e रेज़ टू पावर लैम्डा 2t, और राइट साइड में आएगा लैम्डा 1 n नॉट, तो है ही। जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो नीचे जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा e रेज़ टू पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t, और साथ में कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से निकालोगे। इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन है कि t इक्वल टू 0 पे n2 की वैल्यू कितनी है? अब n2 की वैल्यू n नॉट नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल टाइम पे सिर्फ n1 है, n नॉट के बराबर। इनिशियली केवल फर्स्ट टाइप के, सेकंड और थर्ड टाइप के नहीं है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे n2 की वैल्यू 0 लिखोगे। तो इसको रखने के बाद आपकी c की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा 1 n नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो अल्टीमेटली आपको n2 ये हो जाएगा n2 e रेज़ टू पावर लैम्डा 2t इज इक्वल टू लैम्डा 1 n नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e रेज़ टू पावर, ये हो गया, और साथ में c की वैल्यू हो गई लैम्डा 1 n नॉट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अल्टीमेटली n2 का फॉर्मूला आ गया है n2 आफ्टर टाइम t विल बी इक्वल टू, इसको आप n2 लिख लो या n2 t लिख लो, एक ही बात है। n2 आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2t। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम टाइप 3 पे आते हैं, यानी कि हम लिखेंगे हम रेट इक्वेशन फॉर न्यूक्लियाई ऑफ टाइप 3। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। तो आपको करना है रेट इक्वेशन फॉर न्यूक्लियाई ऑफ टाइप 3। तो यहाँ पे क्या होगा, dn3/dt। थर्ड वाला जो आपका है वो केवल प्रोड्यूस हो रहा है, और थर्ड वाले का जो रेट है प्रोड्यूस होने का वो कितना होगा, जिस रेट से सेकंड वाला डीके हो रहा है उस रेट से थर्ड वाला प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि जो आपने रेट इक्वेशन सेकंड वाले के लिए लिखी, जब रेट इक्वेशन सेकंड वाले के लिए लिखी तो उसमें जो सेकंड वाली जो टर्म थी विद माइनस साइन, माइनस लैम्डा 2 n2, यहाँ पे जो माइनस लैम्डा 2 n2 है, ये 2 वाला इस रेट से डीके हो रहा है, तो थर्ड वाला इसी रेट से प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो वो जो थर्ड वाला आपने लिखा dn3/dt, उसकी वैल्यू आएगी विद पॉजिटिव साइन लैम्डा 2 n2, बस इतनी आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस लैम्डा 2 n2, जिस रेट से सेकंड वाला डीके हो रहा है उसी रेट से n2 प्रोड्यूस हो रहा है, थर्ड वाला प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपने जो अभी n2 की वैल्यू कैलकुलेट करी है वो यहाँ रखनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ n2 एंड यूजिंग इनिशियल कंडीशन। यूजिंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या होगी, इनिशियल कंडीशन ये होगी कि एट t इक्वल टू 0 एंड 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वी गेट, इसको आप डायरेक्ट याद करो, मैं इसका नहीं कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैंने आपको आइडिया बता दिया। तो अब यहाँ पे n3 की वैल्यू आएगी n3 या n3t, क्योंकि n3t इक्वल टू 0 पे तो 0 जाएगा, तो उसकी वैल्यू आएगी, इसको आप याद रखो, n नॉट 1 प्लस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2t माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1t। ये हो गई, इसको याद रखना है आपको। तो जो नेट में मैंने आपसे कहा था कि नेट में केवल एक ही बार क्वेश्चन आया रेडियोएक्टिविटी का, वो इस फॉर्मूले पे आया है। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा 22b, इसका मतलब क्या है 22b? ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, तो
हमारे पास तीनों फॉर्मूले आ गए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इफ ये स्पेशल केस हो जाएगा तो इसके लिए हम एन और एन वर्सेस टी प्लॉट कर रहे हैं। ये मैंने ये कहा कि N3 वाला मतलब रेट इक्वेशन में जो पॉजिटिव साइन है वो वाला फैक्टर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को बढ़ा रहा है, और जो नेगेटिव वाला फैक्टर है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्योंकि थर्ड वाला केवल प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हमने विद पॉजिटिव साइन लिखा कि पॉजिटिव लैम्डा टू N2। इस रेट से ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टाइप 3 इज इंक्रीजिंग। लेकिन ये रेट वही है जिस रेट से सेकंड वाला डीके हो रहा है। तो जिस रेट से सेकंड वाला डीके हो रहा है वो जो है थर्ड वाले में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो सेकंड वाले में दो टर्म क्यों आई थी, क्योंकि वो डीके भी हो रहा है और प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो जो डीके हो रहा है सेकंड टर्म वो माइनस साइन था, जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लस साइन था, और प्रोड्यूस वो किस रेट से हो रहा था जिस रेट से फर्स्ट वाला डीके हो रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे हमने रेट इक्वेशन लिखी है। यही तो आपका लेजर में होता है। तो जब लेजर में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चेंज होते हैं, ठीक है, तो वहां भी अगर जो फैक्टर इंक्रीज कर रहा है वो प्लस साइन के साथ लिखते हैं, जो डिक्रीज कर रहा है वो माइनस साइन के साथ लिखते हैं। अब उसमें स्टिमुलेटेड एमिशन हो, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, सब इन्वॉल्व कर लेते हैं हर एक लेवल पे। तो उस पे जो इंक्रीज कर रहा है जो फैक्टर उसको प्लस साइन, जो डिक्रीज कर रहा है माइनस साइन। यहाँ भी हम यही कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इफ अगर मान लो आपका फर्स्ट से सेकंड टाइप और सेकंड से थर्ड टाइप बना और थर्ड वाला स्टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे कि टी हाफ ऑफ सेकंड टाइप इज लॉन्गर या ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ टाइप फर्स्ट। ठीक है, अगर ये है इस कंडीशन पे, ठीक है, और न्यूक्लियर थर्ड तो स्टेबल है, थर्ड की तो हाफ लाइफ होगी नहीं। तो अगर सेकंड वाले की हाफ लाइफ ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट, तो अगर ऐसे में हमें प्लॉट करना हो एन वर्सेस टी, एन वर्सेस टी, तो यहाँ पे एन का मतलब हम N1 N2 N3 तीनों को प्लॉट कर रहे हैं। तो शुरू में क्या होगा आपका, इनिशियली आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N नॉट है, और वो कौन से वाले हैं, N1 वाले हैं। और क्योंकि N1 वाले की हाफ लाइफ हमने कम मानी है यहाँ पे, इस कंडीशन के लिए हम लिख रहे हैं। तो अगर टी हाफ ऑफ फर्स्ट टाइप इज लेस, तो फर्स्ट वाला बहुत जल्दी डीके हो जाएगा कम टाइम में। तो ये मानो कि जो आपकी फर्स्ट टाइप वाले का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। ये आपका डीके हो गया N1 वाला। तो N1 वाला इनिशियली N नॉट है और वो बहुत कम टाइम में ही डीके हो गया है क्योंकि उसकी हाफ लाइफ कम है। अब जो है सेकंड वाला क्या होगा, जितनी तेजी से आपका फर्स्ट वाला डीके हो रहा है उतनी ही तेजी से सेकंड वाला बनना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड वाला इनिशियली तो जीरो था, तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सेकंड वाला तेजी से बन रहा है, तो ये आपका बनना शुरू हो गया था। लेकिन जब आपका N1 वाला बाद में एक तरह से पूरी तरह से एक्सटिंग्विश हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है, सब के सब चेंज हो गए N2 में, तो N2 वाला फिर जो है मतलब N2 वाला जो है शुरू से बन भी रहा है, डीके भी हो रहा है, पर इनिशियली N1 वाला क्योंकि फास्ट डीके हो रहा है तो N2 वाला इनिशियली फास्ट बन रहा है, जबकि डीके का जो रेट है वो कम है। लेकिन जब N1 वाला पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो गया है, यानी कि जीरो हो गया है उसका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो फिर N2 वाला यहाँ पे डीके होना शुरू हो जाएगा, मतलब केवल डीके होना शुरू हो जाएगा, अब बनेगा नहीं। अब जो है डीके होना शुरू हो गया, तो उसका जो कर्व आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हमारा N2 वाला डीके हो रहा है। अब जो N2 वाला डीके हो रहा है किस में डीके हो रहा है, वो N3 में। तो N3 वाला यहाँ से जीरो से बनना स्टार्ट हो रहा है और अल्टीमेटली लास्ट में N नॉट की तरफ टेंड कर रहा है, N नॉट की तरफ टेंड कर रहा है, क्योंकि लास्ट में केवल N3 रह जाएगा, और N3 कभी भी N नॉट से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल नंबर तो N नॉट के बराबर ही होने हैं लास्ट में। मतलब किसी भी टाइम टी पे, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, किसी भी टाइम टी पे एट एनी टाइम टी N1 प्लस N2 प्लस N3 शुड बी इक्वल टू N नॉट, क्योंकि N नॉट से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ सॉरी, वो N2 होगा, ये होगा N2, ठीक है। तो इन तीनों की जो वैल्यू है, इन तीनों का जो एडिशन है वो N नॉट के बराबर होगा, क्योंकि टोटल नंबर तो बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्व। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बतानी है, इसी में ही बतानी, सेकुलर इक्विलिब्रियम, ये और बताना है, और फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर ये आपने लिख लिया तो बताना, फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो अब आप एक चीज और लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे होता है सेकुलर इक्विलिब्रियम, इसकी कंडीशन होती है, तो किसी भी रेडियोएक्टिव सीरीज में इफ इन रेडियोएक्टिव सीरीज फर्स्ट से सेकंड टाइप बना, सेकंड से थर्ड बना, थर्ड से फोर्थ बना, एंड सो ऑन, तो कोई भी रेडियोएक्टिव सीरीज है उसमें अगर
टी हाफ ऑफ फर्स्ट टाइप इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ सेकंड टाइप। यानी कि अब की बार जो इससे पहले वाला डायग्राम बनाया था हमने, उसमें तो टी हाफ हमने कम माना था, लेकिन सेकुलर इक्विलिब्रियम तब होता है जब पहले वाला या जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, और किसके मुकाबले, सभी के मुकाबले। तो फर्स्ट वाला 2 से भी ज्यादा है, फर्स्ट वाले की हाफ लाइफ 3 से भी ज्यादा है, फर्स्ट वाले की हाफ लाइफ 4 से भी ज्यादा है, एंड सो ऑन। अगर कंडीशन ये है, ठीक है, तो ऐसे में यह हम कह सकते हैं कि लैम्डा वन वेरी वेरी लेस देन लैम्डा टू, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, कंडीशन ये भी हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर सेकुलर इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, देन इन दिस कंडीशन lambda 1 n1 is equal to lambda 2 n2 is equal to lambda 3 n3 is equal to lambda 4 n4 and so on। तो ऐसे में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि इनका जो प्रोडक्ट है लैम्डा और एन का, वो कांस्टेंट रहता है सभी न्यूक्लियाई के लिए, किसी भी टाइम पे, किसी टाइम टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n1 n2 n3 n4 हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा। ये हमारे पास। और एक चीज और है, ये जो है फॉर लार्ज टी है, लार्ज टी। जब आप ज्यादा टाइम पे ऑब्जर्व करोगे तब की बात है, इनिशियल शुरू में कर दोगे तो फिर तो सब बन भी नहीं पाएंगे, उस तरह से इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो जब लार्ज टी पे ऑब्जर्व करोगे तो लार्ज टी पे जो हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो n1 n2 n3 n4 बन गए, तब ये प्रोडक्ट आपके बराबर होंगे। और आप जो है यहाँ पे हाफ लाइफ आपकी ये होती है log 2 अपॉन टी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो इस तो यही आपका जो है फॉर्मूला हाफ लाइफ में भी आप लिख सकते हो। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि n1 अपॉन टी हाफ 1 इज इक्वल टू n2 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू n3 अपॉन टी हाफ 3। तो ये वाला जो है कंडीशन ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि टाइम भी कम बच रहा है, तो हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये तीनों फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो अब आपको करना है, ये जो मैंने आपसे कहा था कि ये नेट जून 2016 केवल सिर्फ यही क्वेश्चन अब तक आया है, इससे पहले इसके बाद में कभी नहीं आया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस टॉपिक को छोड़ के जाओ नेट के लिए, ठीक है। तो आपको करना है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई भी आपने नया फॉर्मूला याद नहीं किया है, n इक्वल टू n नॉट e टू माइनस m, तो इसमें बहुत ज्यादा याद किया नहीं, सब समझा है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट x डीकेज टू y, तो x से y में डीके हुआ, विच इन टर्न डीकेज टू स्टेबल एलिमेंट z, तो x से y में हुआ और y वाला z में डीके हुआ और z वाला स्टेबल है। अब इसके आगे है द डीके कांस्टेंट फॉर x टू y इज लैम्डा 1 एंड दैट फ्रॉम y टू z इज लैम्डा 2। तो x का डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है और y वाले का लैम्डा 2 है। इफ टू बिगिन विद देयर आर ओनली n नॉट एटम्स ऑफ x, तो इनिशियली जो आपके पेरेंट वाले न्यूक्लियाई केवल उसी के एटम्स है n नॉट, और y और z वाले के जीरो होंगे, ठीक है, इनिशियली जो टू बिगिन विद। तो अब यहाँ पे पूछा है एट शॉर्ट टाइम्स, यानी जब टाइम कम हो, स्मॉल टाइम पे, एट शॉर्ट टाइम्स, कंडीशन ये है t वेरी वेरी लेस देन 1 अपॉन लैम्डा 1, t वेरी वेरी लेस देन 1 अपॉन लैम्डा 2, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ z विल बी। तो z के निकालने हैं, z के निकालने इसका मतलब आपको n3 निकालना है, जो हमने अभी उसका फॉर्मूला लिखा था। तो n3 के फॉर्मूले से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब आप n3 से स्टार्ट करो और देखो क्या आंसर आएगा, और यहाँ पे कंडीशन जो है वो उसको और इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा n3 is equal to n naught 1 plus lambda 1 upon lambda 2 minus lambda 1 e raised to power minus lambda 2 t minus lambda 2 upon lambda 2 minus lambda 1 e raised to power minus lambda 1 t। उसके बाद आपको पता है कि ये दे रखा है कि t is very very less than 1 अपॉन लैम्डा 1, इसका मतलब आपको दे रखा है कि t लैम्डा 1 इज वेरी वेरी लेस देन 1। सिमिलरली t लैम्डा 2 इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो अगर t लैम्डा 1 और t लैम्डा 2 1 से कम है, तो जो e की पावर आपकी है एक्सप्रेशन में, उसको आप एक्सपेंड कर दोगे। तो यहाँ से e की पावर माइनस लैम्डा 1 t को आप लिख सकते हो 1 माइनस लैम्डा 1 t प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स है उन्हें आप नेगलेक्ट कर दो यहाँ पे, या आप एक्सप्रेशन में रख के देख लेना जिससे भी आंसर आ रहा हो। यहाँ पे हम थर्ड टर्म तक चल रहे हैं, और अगर थर्ड में एक्स्ट्रा आपको लगे तो थर्ड को भी हटा देंगे बाद में। अभी फिलहाल हम थर्ड को यूज करेंगे। आप पहले से अगर नेगेटिव हटा दोगे तो फिर उससे हो सकता आंसर ना आए, तो क्योंकि मुझे तो पता है कि थर्ड से आंसर आएगा इसलिए मैंने कर दिया, पर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम में आप जो है थर्ड तक करना, और मान लो थर्ड वाला आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो हटा देना। तो यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा 2 t प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2, बाकी आप नेगलेक्ट कर दोगे। अब इसको इस एक्सप्रेशन में रखना है। तो यहाँ से n3 की वैल्यू आ गई
n3 इज इक्वल टू n नॉट 1 प्लस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब ई की पावर जो है आपकी, इसे लिख दोगे 1 माइनस लैम्डा 2t प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। बाकी आपने टर्म्स हटा दिए, नेगलेक्ट कर दिए। फिर माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1t प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा n नॉट 1 प्लस ये हो जाएगा आपका लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ये आपने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इससे नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इसके बाद है माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इसके बाद माइनस माइनस प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। लास्ट टर्म आपकी आएगी माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। यहाँ पे आपका जो थर्ड टर्म है और जो आपका सिक्स टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको और कैलकुलेट करो और ये आएगा आपका इज इक्वल टू n नॉट, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। आपने 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 को कॉमन लिया तो ये आपका जो है सेकंड टर्म और आपका फिफ्थ टर्म, इसको आपने ये लिखा है। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इसको आपने फोर्थ और जो लास्ट टर्म है उसमें ये कॉमन ले लिए तो क्या बचा आपका, बचा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। यहां से आपका ये कैंसिल हो गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और इसकी वैल्यू है -1 तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा n नॉट। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैंसिल हो गई 1 और -1 और n नॉट के साथ जो मल्टीप्लाई में वो आ रहे हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी स्क्वायर बाई 2। तो इससे आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। -1 आप खुद देख लो ना, इसमें माइनस कॉमन ले लो। जब इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो ऊपर न्यूमरेटर भी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 हो जाएगा तो वो -1 आ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम सेकंड टर्म तक एक्सपेंड करते तो हमें आंसर नहीं मिलता। इसलिए आप पहले से एक्स्ट्रा करके चलो और आपको लगता है कि एक्स्ट्रा वाली टर्म की वजह से आंसर नहीं आ पा रहा तो फिर उसको बाद में हटाएंगे, पहले से ही मत हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे से अगर दोबारा ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना है। इससे लास्ट स्लाइड ये है जिसका रह गया, ये है लास्ट स्लाइड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है वो भी इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड है, तो अब उसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमें करना है पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 3। पेज 34 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या दे रखा है कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई न्यूक्लियस एक्स डीकेज टू वाई विद मीन लाइफ टाइम। अब की बारी मीन लाइफ टाइम है तो मीन लाइफ टाइम tau2 इज इक्वल टू tau1/2। तो यहाँ पे जो tau2 है वो मीन लाइफ y की है और tau1 जो है वो मीन लाइफ x की है। ठीक है, तो जो x है वो y में डीके हुआ और y की भी मीन लाइफ दे रखी है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर y की भी मीन लाइफ दे रखी है तो ऑब्वियसली y भी अनस्टेबल है। यहाँ पे कहीं भी z की बात नहीं हुई है, तो फिर आपको कैसे पता चले कि y वाला स्टेबल है कि नहीं है? क्योंकि y की मीन लाइफ दे रखी है तो ऑब्वियसली y इज नॉट स्टेबल, y इज आल्सो डीकेइंग इनटू एनी थर्ड न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं x से y बना, इनकी मीन लाइफ दे रखी है जिनमें रिलेशन दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन ये है कि इफ n नॉट न्यूक्लियाई ऑफ x बट नो न्यूक्लियाई ऑफ y आर प्रेजेंट एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे केवल n नॉट x वाले प्रेजेंट है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई ऑफ y विल बी देयर? कितने न्यूक्लियाई y के होंगे? व्हेन द नंबर ऑफ x न्यूक्लियाई बिकम n नॉट बाई 2। तो क्वेश्चन ये है कि y वाले कितने होंगे, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, आपसे n2 पूछा है कि n2 कितना होगा और टाइम दे रखा, पर टाइम की जगह क्या दे रखा है, इस ऐसे टाइम पे इतने टाइम के बाद जब आपके x वाले जो न्यूक्लियाई है वो n नॉट बाई 2 रह जाए। ठीक है, तो अब आपको जो n2 वाला फॉर्मूला जो आपने याद किया वहां से स्टार्ट करेंगे। तो n2 वाला फॉर्मूला क्या है, तो n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 2t। ठीक है, तो ये आपने n2 का फॉर्मूला लिख दिया जो आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने।
इसे कैसे करेंगे, अब आपको ये भी पता है कि n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू होगी n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 t, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि आपको किस टाइम के लिए, किस टाइम पे आंसर चाहिए, आपको उस टाइम पे आंसर चाहिए जब आपके n1 वाले n0/2 बचे, ठीक है। तो आपको गिवन है कि आपका n1 जो है n0/2 हो जाना चाहिए, n1 का मतलब x वाले न्यूक्लियाई, तो n1 जो है n0/2 होना चाहिए, उतने टाइम पे आपको n2 चाहिए। तो अब आप इसमें n0/2 कर दो इसे, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ये, इससे आ जाएगा आपका आंसर हाफ इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 t। और अगर आप लैम्डा को टॉ में चेंज करोगे तो टॉ में भी कर सकते हो उसको चेंज, ठीक है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी बाई टॉ 1, क्योंकि मीन लाइफ होती है 1 अपॉन लैम्डा। तो अब ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल गया कि e की पावर माइनस टी अपॉन टॉ 1 को आप 1/2 लिख सकते हो। तो अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसको जो है उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सब में टॉ लिख दो, 1/टॉ 1 1/टॉ 2 माइनस 1/टॉ 1, क्योंकि टॉ में आपको रिलेशन पता है, टॉ 2 इज इक्वल टू टॉ 1/2, ये हो जाएगा n0, ये आ जाएगा। अब e की पावर माइनस लैम्डा 1 t को क्या लिखोगे वहां इक्वेशन नंबर 2 से, हाफ, ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ 2। इसको और कैलकुलेट करो तो ये आएगा आपका 1/टॉ 1 अपॉन टॉ 2 की जगह लिख दो, टॉ 2 हो जाएगा आपका टॉ 1/2, तो ये हो जाएगा 2/टॉ 1 माइनस 1/टॉ 1, ये हो गया हाफ, माइनस ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस टी बाई टॉ 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने टॉ 2 की जगह लिखा टॉ 1/2, तो वो हो जाएगा e की पावर माइनस 2t अपॉन लैम्डा 2, तो t उस 2 को आपने बाहर लिख दिया तो उसका होल स्क्वायर हो गया। अब जो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये भी 1/2 के बराबर है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो